गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमें बेटा स्टार्ट करना है फिजिक्स। फिजिक्स बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो जेई या फिर किसी और चीज़ के लिए नहीं कि बहुत हैवी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। और दूसरा जो हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट बीपीएससी एई। अगर जनरल टर्म में मैं बात करूं कि इसमें हमें किस अप्रोच से चलना है या किस तरह से इसको हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसमें जो फिजिक्स का आपका सेक्शन है, बेसिक सेक्शंस जो जितने मुझे नॉलेज है यहाँ आपकी क्लासेस के बारे में, कि आप यूनिट डायमेंशन और बेसिक पोर्शन कवर कर चुके हो। तो अब जो हमें पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है बेटा केवल और केवल मोशन से स्टार्ट करेंगे। मोशन, फिर उसके बाद फोर्स। मोशन में आपके वेक्टर वाले टर्म्स भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये ना रहे कि आप उसको ना देख पाओ या ना कर पाओ, ठीक है ना। तो कंप्लीटली ये भी देखना है और बेसिक पोर्शंस ही देखने हैं जिस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी में या कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आते हैं, ठीक है ना। सेकेंड टर्म इन टॉपिक्स को करने के बाद, यानी जो बेसिक एकदम पोर्शन है मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, देन आफ्टर वेव्स। अब वेव्स हम कंप्लीटली जब पढ़ेंगे बेटा तो ये 11th और 12th दोनों का कंप्लीट एक साथ पढ़ेंगे, जिससे कि बार बार हमें वो ना पढ़ना रहे। इसी में साउंड और इसी के साथ साथ कुछ हद तक जरूरत पड़ेगी तो ग्रेविटेशन के बाद में लाइट का थोड़ा सा पोर्शन करवा दूंगा, जिससे कि आपकी वेव का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद तब फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या जिसको जनरल टर्म्स में कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट सेक्शन, चार्जेस से रिलेटेड कंप्लीट सेक्शन, ये पूरा हमें कवर करना रहेगा इलेक्ट्रिक। और उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म, जिसमें एक टॉपिक जनरली मैंने ये देखा है कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ दीज टॉपिक्स जो कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं इनके सिवाय जो मॉडर्न का पोर्शन है वो बहुत कम है। बहुत नॉमिनल पोर्शन पूछा जाता है, तो वो उतना सा ही पोर्शन हम लोग करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। मॉडर्न फिजिक्स को बहुत बेसिक वे में करेंगे। अब इसमें टॉपिक वाइज मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि जब चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे तो कौन सा सेक्शन पहले करेंगे या क्या चीज़ें कैसे कर रहे होंगे, वो जैसे ही टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो उसमें देखेंगे। सेकेंड टर्म बेटा हमें यहाँ पे जो चीज़ देखनी है कि क्वेश्चंस हम लोग टॉपिक के जस्ट बात करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड कोई भी और एग्जाम जिसमें उस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत बेसिक लेवल के हैं, जिसमें आपको यूनिट पूछी गई है या फिर डायरेक्शन से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। और कुछ एग्जाम्स तो ऐसे भी थे कि जिनमें बहुत लो क्वालिटी के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ डायरेक्शंस भी एक आध जगह बहुत पुराने पेपर में ये पूछा गया है। तो उन सब चीज़ों को बहुत नॉमिनल वे में हम लोग लेके चलेंगे, जिससे कि आपका जो सिलेबस है ये 15 से 20 घंटे में, मैक्स टू मैक्स 20 घंटे में कवर हो जाए, उससे ज़्यादा का टाइम ना लगे, ठीक है ना। और आप इसके क्वेश्चंस कर ले जाओ, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चंस ही आते हैं। देन आफ्टर हम लोग केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि विद इन अ मंथ आपके दोनों सेक्शंस कंप्लीट हो जाएं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें आज के पहले टॉपिक की, जिसको जनरली अगर मैं बात करूं तो हमें जो लेना है वो आज स्टार्ट करना है बेटा मोशन। मोशन की अगर मैं बात करूं तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक पोर्शन जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे कि एक क्लास में लगभग लगभग एक चीज से रिलेटेड सारा पोर्शन, सारा कंटेंट कवर हो जाए, ठीक है। अब अगर हम मोशन की बात करते हैं तो बेटा मोशन में जनरली जो चीज़ें हमें पढ़नी है मैं आपको एकदम सिंपल वे में लेके चलूंगा और सारे क्वेश्चंस जिससे कि
कवर अप भी होते चले जाएं, बेसिक पोर्शन आपको आ भी जाए। हम जेई वगैरह के लेवल पे इसमें डेरिवेशंस और वो चीज़ें नहीं करेंगे, जनरल फॉर्मूले के बेसिस पे ही चलना है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करता हूँ, व्हाट डिड यू मीन बाय मोशन, मोशन कहते किसे हैं। अब ये आपको इसकी ज़रूरत तो फिलहाल नहीं है, लेकिन एक क्योंकि टॉपिक को समझने के लिए इसकी ज़रूरत है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन कहते किसे हैं, या स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर हमें सिंपली इसकी डेफिनेशन देनी हो स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट की, तो जो चीज़ें आप लोग देखते हो कि बच्चों से इसके जो आंसर्स मिलते हैं कि सर अगर कोई चीज मूविंग होगी तो वो मोशन में होगी, तो जनरल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करना चाहें स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर स्टेट ऑफ मोशन को, तो हमें जो चीज देखनी है दैट इज, जो टोटल चीजें हमें देखनी होती हैं इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है पोजीशन, सेकंड हमें उस रेफरेंस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है जिससे हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। थर्ड, टाइम का तो एक फैक्टर होगा ही होगा जिससे आप इसे आराम से एग्जामिन कर पाओ। तो बेसिकली हमें जो तीन चीजें इसमें पता होनी चाहिए वो है पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट और टाइम। लेकिन अगर मोशन बहुत छोटा हो, किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, तो हम उसमें जो पढ़ते हैं दैट इज सराउंडिंग। जो फोर्थ टॉपिक जिसको आप कह सकते हो कि फोर्थ जो रेफरेंस है इसको मेजर करने का, वो क्या हो सकता है, सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बर्ड है वो फ्लाई कर रही है, तो अब हम उसकी पोजीशन को टाइम के साथ कैप्चर नहीं कर सकते हैं, टाइम के साथ उसकी पोजीशन को स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मोशन बहुत छोटा होगा। या कोई बॉल आप एक जगह से दूसरी जगह थ्रो कर रहे हो, उस कंडीशन में ये जो मोशन होगा बहुत छोटा होगा, तो हमें वहां पे जो बेस के तरीके से वर्क कर रहा होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग। रेफरेंस पॉइंट की जरूरत आपको केवल क्वेश्चंस के लिए पड़ेगी, और इसकी मेन जरूरत बेसिकली ये होती है कि हम मोशन को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है ना, कि वो सर्कुलर में जाएगा या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि इन चारों की हम चारों के बेसिस पे देखते हैं, तो बेटा देखो रेफरेंस पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है जहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो, यानी सिंपली अगर मैं कहूं तो कह सकता हूं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही आप क्या कह सकते हो, रेफरेंस पॉइंट। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को डिफाइन करना है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। स्टेट ऑफ रेस्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सिंपली कह सकते हैं इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम इन अकॉर्डेंस विद द रेफरेंस पॉइंट, द बॉडी विल बी सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे ना बदल रहा हो, तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब सेकंड, अगर हमें इसी में स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करना हो, तो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to its surrounding with the passage of time in accordance with reference point, तो हम कह देंगे the body is in the state of motion। क्लियर है, ये बेसिक सी डेफिनेशन है जिसको हमें याद रखना है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी हमें जरूरत, आखिर ये रेफरेंस पॉइंट की कहानी जो मैंने आपको बताई ये है क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ी, तो एक सिंपल से टर्म में आपको मैं बता देता हूँ जिसको आप कहते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। ये आप लोगों ने बेसिक में किया भी होगा। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन में बेटा जो हम मोशन को क्लासिफाई करते हैं, तो इसको कई तरीके से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ पाथ,
पाथ के बेसिस पे जब आप क्लासिफाई करते हो तो जैसा रास्ता होगा वैसा ही मोशन हो जाता है। अगर रास्ता स्ट्रेट लाइन है, अगर हमारा जो रास्ता है या जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन हो जाए तो इस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। और अगर रास्ता हमारा सर्कुलर हो, सर्कुलर पाथ हो, तो उसे आप सिंपली कह देते थे सर्कुलर मोशन। ठीक है। अगर इसी की जगह मैं आपसे कह दूं कि ट्रायंगुलर पाथ है तो ट्रायंगुलर मोशन। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द पाथ हम डिफाइन कर सकते हैं मोशन को। ये सबसे बेसिक वे था डिफाइन करने का या फिर क्लासिफाई करने का। सेकेंडली जिस पे हम क्लासिफाई करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी क्लास 11th में। रेफरेंस पॉइंट के बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं मोशन को। देखो बेटा, रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक को तो सिंपली कह दिया जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन। और दूसरा जिसको आप कह देते हो सर्कुलर मोशन। देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइन मोशन यहां पे भी है और यहां पे स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों में डिफरेंस ये ध्यान में रहना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन ये रास्ता है और इस मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर। जबकि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है तो उसका क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हुआ होगा, रेफरेंस पॉइंट पे। ठीक है। अब देखो, रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ये कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए एक सिंपल सा टर्म है कि अगर आप इस मान लीजिए मैं इस पेन को इस तरह से थ्रो करूं या ऐसा मूव कराऊं तो होगा क्या बेटा कि मुझे ये रास्ता कैसा दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन है और रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी है, यानी मैं इसे देख रहा हूं तो ये स्टेशनरी है, ऑन द लाइन है। तो मेरे लिए ये जो ये मोशन होगा ये रेक्टिलिनियर भी होगा और स्ट्रेट लाइन भी होगा। लेकिन जब आप इसे देखोगे तो आपको अपना फेस या अपनी आईज को टर्न करना पड़ेगा विद अ एंगल। किसी ना किसी एंगल से हम इसको टर्न करते हैं, दैट्स वाई इसको क्या कह दिया जाता है, सर्कुलर मोशन। अगर किसी भी मोशन में आपको अपने फेस को या आईज को एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव करना पड़े देन इन दैट केस दैट मोशन इज टर्म्ड एज सर्कुलर मोशन। सिंपल टर्म्स में इसको समझने के लिए ये चीजें हमें एग्जाम में नहीं लगानी है, हमें जो एग्जाम में यूज करना है वो क्या यूज करना है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एट मैक्सिमम कंडीशंस, ये आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन यहां पे कह रहा होगा इट मींस रेफरेंस पॉइंट is moving with the object। ऑब्जेक्ट के साथ में ही मूव कर रहा होगा आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना। इस कंडीशन में भी आपका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, या फिर हमारा जो पाथ है वो कैसा हो जाए, रेक्टिलिनियर हो। उसके साथ साथ ऑन द सेम एक्सिस, जो रेफरेंस पॉइंट है वो ऑन द सेम लाइन हो, सेम एक्सिस हो, सेम लाइन। ठीक है। टोटली ये दो पार्ट हैं। अब इसके जनरल एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए आप किसी कार को देख रहे हो जो रोड पे मूव कर रही है। तो बेटा उस कार को देखते वक्त अगर आप उस कार के जस्ट पीछे ही मूव कर रहे हो अपनी कार से या अपनी बाइक से, उस कंडीशन में
आप स्ट्रेट, वो ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, और उस कंडीशन में हमारे लिए वो मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। लेकिन उसी कार को अगर कोई दूसरा पर्सन किसी बिल्डिंग से देखे, किसी एक हाइट से देखे, या रोड के साइड से देख रहा हो, तो उसके लिए वही मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। अब इस पे जनरल जो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर उससे थोड़ा सा आसपास के लेवल में या बेसिक टर्म्स में अगर मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन बनाया जाए, तो वो क्वेश्चन सिंपल सा ये हो सकता है, कैन अ बॉडी हैव स्ट्रेट लाइन मोशन एंड सर्कुलर मोशन एट द सेम टाइम स्पैन। एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक सेम टाइम पे क्या ये पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो और सर्कुलर मोशन भी हो। ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा, रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी है और उसके साथ साथ सेम लाइन पे है तो भी वो मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर रेफरेंस पॉइंट उसके पीछे ही मूव कर रहा हो तो भी वो मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो ये कंपलसरी है कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो रेस्ट पे होना चाहिए, उसके साथ ये सेम उस लाइन पे नहीं होना चाहिए, अलग लाइन पे होना चाहिए, अलग जगह पे होना चाहिए, नॉट ऑन द एक्सिस। ठीक है, ये उस एक्सिस पे नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें अगला जो हमारा सेक्शन है उस पर। देखिए बेटा, इसमें नेक्स्ट सेक्शन जो हमें पढ़ना है, जिसपे हम क्लासिफाई करते हैं, अगला पोर्शन किस पे क्लासिफाई किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी के बेसिस पे बात करते हैं। तो इस जगह पे कैसे क्लासिफाई करते हो, ये तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। नॉन यूनिफॉर्म को फर्दर आप क्लासिफाई करते हो दो तरीके से, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरा जिसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो, पाथ एंड टाइम। इसके बेस पर भी मोशन को क्लासिफाई किया जाता है। पाथ और टाइम के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसको क्लासिफाई आप कैसे करते हो, एक तो होगा रिपीटेटिव मोशन, और दूसरा नॉन रिपीटेटिव। ठीक है, अब देखते हैं इन मोशंस के बारे में। देखिए बेटा, यूनिफॉर्म मोशन जैसा मैंने बताया कि स्पीड जो होगी वो कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, बार बार बदल रही होगी। अब स्पीड बदलने का एक कंडीशन हो सकती है कि सेम एक्सिलरेशन से बदल रही हो, सेम रेट से बदल रही हो। अगर सेम कांस्टेंट रेट से बदल रही होगी तो वो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। और अगर अलग अलग रेट पर, अलग अलग
स्पीड पे चल रहा हो, एक टाइम स्पैन पे दूसरी स्पीड है, दूसरी जगह पे दूसरी स्पीड है, तो उसे आप क्या कह दोगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। क्लियर है। अब बात करते हैं पाथ और टाइम पे। पाथ और टाइम पे दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, रिपीटेटिव एंड नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव मोशंस को जब आप फर्दर क्लासिफाई करते हो तो कैसे करते हैं सर, रिपीटेटिव में एक पोर्शन तो जनरल रिपीटेटिव का मतलब क्या होगा कि सर सेम पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बार बार चल रहा हो तो उसे आप क्या कह दोगे, रिपीटेटिव। और अगर सेम पाथ पे ना चल रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव को जब हम टाइम के साथ अलॉट करते हैं और टाइम भी कांस्टेंट सेम रहे तो उसे हम कह देंगे पीरियोडिक मोशन। और अगर ये स्पीड सॉरी ये टाइम जो है ये चेंज हो जाए तो उसे आप क्या कह दोगे, नॉन पीरियोडिक। ठीक है। अगर ये पाथ बहुत छोटा होगा, बहुत माइन्यूट हो, बहुत छोटा हो, तो इसी सेक्शन में हम एक टर्म ऐड कर देते हैं जिसको आप कह देते थे ऑसिलेशंस, जिसमें आप लोगों ने पेंडुलम की कहानी पढ़ी होगी। ठीक है ना। देन आफ्टर नॉन रिपीटेटिव के वही सेक्शंस होंगे कि सर या तो पाथ अलग हो जाएगा और टाइम के सेक्शन में इसी में डिवाइड करोगे, अगर टाइम नहीं होगा, सेम टाइम नहीं होगा तो वो नॉन पीरियोडिक है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके। अब हम मोशन चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करते हैं कि इसमें है क्या क्या। एक बार जनरली देख लेते हैं ओवरव्यू कि हम लोगों ने कौन सी चीजें देखें अभी तक, जो भी इसमें पढ़ा, थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है ना। मोशन को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमें कितनी चीजें चाहिए होंगी, पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, टाइम और सराउंडिंग। इन चारों की मदद से ही हम मोशन और रेस्ट को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे। क्लासिफिकेशन करने के चार मैक्सिमम, कहीं कहीं पर पांच होते हैं कुछ एक सेक्शंस में, लेकिन पांचवा जो है वो आपके सिलेबस से बाहर का है, वो जब हम लोग आएंगे जेई या फिर उसके लिए पढ़ते हैं तो वहां पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की कहानी जुड़ जाती है। वहां पे हमें ये पढ़ना नहीं है, इसमें बेसिक सी चीज़ें ही करनी है। तो पाथ की अगर हम बात करें, एक तो डिफाइन कर सकते हैं, पाथ के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा रास्ता होगा वैसा ही मोशन होगा। स्ट्रेट लाइन पाथ है तो रेक्टिलिनियर, सर्कुलर होगा तो सर्कुलर, ट्रायंगुलर अगर पाथ है तो ट्रायंगुलर मोशन, रेक्टेंगुलर पाथ हो तो रेक्टेंगुलर मोशन, कर्व्ड पाथ हो तो कर्विलिनियर मोशन। वो डिपेंड करता है पाथ पे। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट के बेस पे भी हम मोशन को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब दो तरीके से आप बता सकते हो कि या तो ऑब्जेक्ट सेम रास्ते पर चल रहा हो, जिस रास्ते पर चल रहा हो रेफरेंस पॉइंट भी उसी के लाइन ऑफ एक्शन पर हो, तब तो आप कह दोगे कि सर जो रेफरेंस जो मोशन है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो उसी लाइन ऑफ एक्शन पर होता है। सर्कुलर मोशन में ये किसी और जगह पे प्लेस हो जाएगा और हम कह देंगे कि वो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। सिंपल वे में याद रखने का तरीका ये है कि अगर किसी मोशन को देखने के लिए हमें अपना फेस टर्न करना पड़े, या फिर रेफरेंस पॉइंट को किसी कैमरे से देख रहे हैं तो उस कैमरे को हमें टर्न करना पड़े, तो वो हमारा मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं तो स्पीड के बेस पे किया जाता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में आप सिंपली आप पढ़ा होगा कि सर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम क्या कह देंगे कि हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो हमारा मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कि एक मोशन है जिसमें मैं ये कहूं कि उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, कंटिन्यूअस जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड की है, तो ये मोशन हमारा कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। पूरे रास्ते में स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो। और अगर हम बात करें कि सर पहले 5 सेकंड में स्पीड जो थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड,
दूसरे 5 सेकंड में जो स्पीड थी वो थी हमारी 5 मीटर पर सेकंड, और तीसरे में जो स्पीड थी तीसरे 5 सेकंड में वो स्पीड थी 8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखोगे कि हर एक 5 सेकंड्स के का जो टाइम इंटरवल होगा या फिर 1 सेकंड का इंटरवल मानो, इसमें जो गैप है वो कितने का है, 3 मीटर पर सेकंड का। और यहाँ भी जो गैप होगा वो कितने का होगा, 3 मीटर पर सेकंड का। तो इस बेसिस पे इस तरीके के जो मोशन होंगे उनको आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। अगर इसी 8 की जगह यहाँ पे स्पीड 9 हो जाती या 10 हो जाता, अब ये इस जो गैप है वो 3 मीटर पर सेकंड का ना रहता, 4 मीटर पर सेकंड का हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में ये मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। क्लियर है। इसके बाद पाथ एंड टाइम। पाथ और टाइम के बेसिस पे दो सेक्शंस बनते हैं, एक रिपीटेटिव और दूसरा होता है नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव अगर मोशन होगा, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा हो, तो ऐसे मोशन को आप क्या कहते हो, रिपीटेटिव मोशन। और इसमें हम सिंपल सी बात करते हैं कि अगर टाइम भी सेम हो जाए तो वो मोशन क्या हो जाएगा, पीरियोडिक। अगर टाइम सेम नहीं है तो नॉन पीरियोडिक। बहुत छोटा पाथ हो और टाइम भी बहुत छोटा हो तो उसे आप क्या कह दोगे, ऑसिलेशंस में। ठीक है ना। नॉन रिपीटेटिव का मतलब होगा कि सर पाथ को ही बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, इस वजह से इसके फर्दर क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके आगे हमें अब जो पढ़ना है वो बेसिकली वेक्टर और इन चीजों को इन्वॉल्व करके कि इसके थ्योरेटिकल चीजों को देखना है। ठीक है। चलिए, अब इस मोशन में टोटली हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो हम बात करते हैं। देखो बेटा, एक तो टर्म आपने पढ़ा था स्केलर, एक क्वांटिटी होती है स्केलर और दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर। ये आपको याद होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। एक थोड़ा सा इसका पोर्शन बता देता हूँ कि स्केलर और वेक्टर में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। देखो बेटा, अगर मैं सिंपल वे में बात करता हूँ क्वांटिटीज में, तो क्वांटिटीज 3 टाइप की होती हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। देखिए, अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, स्केलर को या फिर वेक्टर को और टेंसर को क्लासिफाई किस तरीके से किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहली चीज जो टर्म आता है दैट इज मैग्नीट्यूड। दूसरा डायरेक्शन, और थर्ड वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा को या फिर आप कह सकते हो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। देखिए, अब अगर हम कहें कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल और केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड, उन्हें क्या कहा जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। इनमें डायरेक्शन नहीं होगा, ना ही इनमें लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा का यूज होगा। वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और ये वेक्टर अलजेब्रा या फिर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करते हैं। और अगर हम टेंसर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को आप क्या कह देते हो, टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है ना। एग्जाम्पल के टर्म में अगर हम बात करें तो जो आपने पढ़ा है डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी चीजें क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं टेंसर क्वांटिटीज की, तो टेंसर क्वांटिटीज का जो एग्जांपल है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब डिफरेंस समझो,
बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या फिर स्केलर और वेक्टर की में तो आप आसानी से डिफरेंस कर सकते हो। कंफ्यूजन होती है इन दोनों में, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटीज में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप 5 किलोमीटर चलते हो ईस्ट की तरफ, या 3 किलोमीटर आप चले ईस्ट की तरफ, और 4 किलोमीटर आप चले नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज 5। ट्रिपलेट से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, या फिर ये बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके हम करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इसमें डायरेक्शन का क्या रोल होता है। एक सिंपल सी कहानी समझिए, मान लो कोई भी एक नोड है और इस पर एक तरफ से करंट आ रही हो 3 एम्पियर की, ठीक है ना, और सेकंड मैं कह दूं कि इधर एक रास्ता है और दूसरा रास्ता इस तरफ है। यहां से 1 एम्पियर की करंट बाहर की तरफ जा रही है, यहां से 1 एम्पियर की करंट बाहर की तरफ जा रही हो, तो इस पे कितनी करंट आ रही होगी। सिंपल सी चीज है सर, 2 एम्पियर की करंट आएगी। और अगर मैं यहीं पे बात करूं कि इसी जगह पे एक तरफ से करंट इनपुट में है 3 एम्पियर और दूसरी तरफ से 1 एम्पियर भी इनवर्ड हो, अब यहां से अगर मैं पूछूं कि कितनी करंट बाहर जा रही होगी, तो देन आफ्टर द आंसर इज 4 एम्पियर। डायरेक्शन मैटर करता है, लेकिन हम यहाँ पे इन लॉज को यूज नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है, टेंसर क्वांटिटीज। अगर आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्वांटिटी, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए, स्केलर, वेक्टर, टेंसर और नन ऑफ दीज, तो आप सिंपली क्या कह दोगे, टेंसर। अगर टेंसर आपके ऑप्शंस में नहीं है तब आप किसको टिक करोगे, स्केलर। एक्यूरेटली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कैसी होती है, टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर टेंसर आपके ऑप्शंस में नहीं है देन आफ्टर यू विल टेक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। चलिए अब हम इस चैप्टर में देखते हैं हमारे मोशन सेक्शन में। बेटा इन क्वांटिटीज के बेसिस पे, यानी स्केलर में और वेक्टर सेक्शन में, हमें इस पूरे चैप्टर को 2 सेक्शंस में डिवाइड करना है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में जो सबसे पहला टर्म आप पढ़ोगे दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं बेटा स्पीड। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है तब तो मोशन यूनिफॉर्म होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम उसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो, स्पीड सेम ना हो, तो उस कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना होता है एवरेज स्पीड। ठीक है। फिर इंस्टेंटेनियस, जो इसमें सबसे लास्ट टर्म हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है। स्केलर सेक्शन में हमें ये 4 चीजें पढ़नी है। वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड स्पीड के वेक्टर फॉर्म को हम क्या कह देते हैं, वेलोसिटी। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। फिर यहां पे हम पढ़ते हैं एक्सीलरेशन, इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन।
ठीक है ना। टोटली हमें जो चीजें यहाँ पे पढ़नी है दैट इज ये इतनी चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब देखो एक एक से शुरू करते हैं। डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो भी हमारी पाथ लेंथ होगी ये क्या कहलाती है, डिस्टेंस। पाथ लेंथ को ही क्या कह दिया जाएगा, डिस्टेंस। जिस रास्ते पे वो ऑब्जेक्ट चल रहा हो, जिसकी भी डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल सी चीज क्या करनी है, उस ऑब्जेक्ट पर ही, उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक डोर लगा दो, एक रास्ता बना लो, एक रस्सी बांध दो, और उसी रोप को मेजर कर लीजिए, उसी थ्रेड को मेजर कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, पाथ लेंथ। जिस रास्ते पे ऑब्जेक्ट चले उसी रास्ते को मेजर कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगी, डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को बेटा दो तरीके से डिवाइड किया गया, दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तो हम कह देते हैं सर डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्टेंस के साथ ही डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा जिसको हमें यूज करना है दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट मैं ले लूं बी। अब ए से बी तक जाने के कई रास्ते हैं। एक कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके का पाथ फॉलो कर ले, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है जिसने कहा नहीं मैं तो कर्व्ड पाथ में चलूंगा, वो उस तरीके से जा सकता है। तो जिस रास्ते से ऑब्जेक्ट चलेगा इस लेंथ को मेजर करोगे या फिर इस लेंथ को मेजर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। और अगर मैं इन दोनों के बीच में सबसे छोटी जो डिस्टेंस है दैट इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम, वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। इसके साथ साथ कहीं जो कंफ्यूजन होती है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 5 किलोमीटर कोई ऑब्जेक्ट चला है, तो सिंपल सी चीज है ये क्या होगा, डिस्टेंस। और अगर मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला या नॉर्थ की तरफ चला, कोई एक डायरेक्शन दे दिया गया, इस तरीके को से अगर डिस्टेंस को एक्सप्रेस किया जाए तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये आपको याद होगा, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में ये क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था, कि ईस्ट की तरफ कोई ऑब्जेक्ट चलता है 3 किलोमीटर की डिस्टेंस और नॉर्थ की तरफ चले 4 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्शन के साथ हमें है, इस वजह से हम इसमें क्या इंक्लूड कर देते थे, पाइथागोरस थ्योरम। और हमारा जो आंसर आता था डिस्प्लेसमेंट का दैट इज 5 किलोमीटर। और डिस्टेंस की अगर हम बात करते थे तो डिस्टेंस हमारी आ जाती थी 7 किलोमीटर। ये बात क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन दिया गया है या नहीं दिया। अगर डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो वहां पे मेथड होगा दैट विल बी डायग्रामिक। उसको आप हमेशा कैसे निकालोगे, डायग्राम के बेस पे निकालोगे, वो बना के निकालना पड़ेगा, या फिर हो सकता है डायग्राम दिया गया हो वहां से कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके तब डिस्प्लेसमेंट निकलती है। लेकिन अगर डायरेक्शन पे दिया गया है, इस तरीके के क्वेश्चन हो, तो आप डायरेक्टली वेक्टर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ या पॉलीगन लॉ, कोई भी एक यूज करके एनालिटिकल मेथड यूज करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो बेटा स्पीड का जो आप फॉर्मूला लिखते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना। और इसको जब हम मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में।
यूनिट्स को ध्यान रखना, यूनिट्स याद रखिएगा, यूनिट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी टू फाइंड आउट द क्वांटिटी विच इज गिवन, अगर ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में आता है। हालांकि इसके न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल होते हैं, एक आध दो क्वेश्चन इसके बहुत कम पूछे गए हैं, पूछा गया है ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया, लेकिन एकदम बेसिक वाला टर्म ही आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके भी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं बहुत सिंपल हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और 20 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है, 140 सेकंड्स में या 200 सेकंड्स में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो ये बहुत लो क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो, ठीक है ना। वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, वेलोसिटी के लिए आप लिखते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसको भी हम मेजर किस में करते हैं, मीटर पर, दोनों की यूनिट्स सेम होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे मैं क्वेश्चन एक सिंपल सा रखना चाहूंगा, व्हाट इज द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड। हमें नीड क्या है एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने की या फिर एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की। तो सिंपल सी चीज है बेटा, देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं इनको अप्लाई करने की एक कंडीशन है कि ये हमेशा अप्लाई किस पे हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन पर। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर अप्लाई नहीं हो सकती हैं। इस वजह से जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिया गया होगा तो उससे यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमें क्या निकालना होगा, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के जो फॉर्मूले हैं, देखो एवरेज स्पीड के लिए हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। एक जो मेन फॉर्मूला है उसके बेस पे कहूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर ये इसका बेसिक जो मेन फॉर्मूला है यही होता है, और एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हम एवरेज वेलोसिटी के लिए रखते हैं। अब मान लेते हैं, देखो इसके क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से चलता है और पॉइंट बी तक जाता है। ए से बी तक जाने की जो स्पीड है दैट इज v1, और बी से ए तक वापस आने की जो स्पीड है वो है v2। अब हमसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस और सॉरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो देखो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्योंकि रिटर्न टू बैक इट्स पोजीशन आ चुका है, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी तो पहली चीज है कि जीरो हो जाएगी। बात फंसती है कि इसकी एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं कि हमें फॉर्मूला तो यही रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ना तो डिस्टेंस दी हुई है और ना ही टाइम दिया गया है। तो हम ये मान लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। तो जब आप फॉर्मूला यूज करोगे एवरेज स्पीड का, तो टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x, और टाइम स्पीड के फॉर्मूले से डिस्टेंस अपॉन टाइम को जब आप यूज करोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब टोटल टाइम चाहिए, तो टाइम जाने में और वापस आने में, जिसको मैं कह दूं T1 और T2, तो T1 की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड को आप यूज करोगे तो लिख सकते हो x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अब इन दोनों को, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो एलसीएम लेकर के, तो सिंपल सी चीज जो हमारी आएगी, इन दोनों का एलसीएम v1 इंटू v2, यहाँ पर आ जाएगा v2, यहाँ पे आएगा v1, और x को हम बाहर की तरफ कॉमन लेंगे तो x से x कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बनता है दैट इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये हमारा एक आंसर आ जाता है। अब बेटा हर बार, क्योंकि क्वेश्चन करते समय इतना यूज करना हमारे लिए एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है, तो हम इसको, आपको करना क्या है बेटा, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला तो आपको वही याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दूसरा, अगर केवल स्पीड दी गई है और हमें क्या निकालना हो, जैसा ये क्वेश्चन था, तो एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। और तीसरा जो फॉर्मूला हम एवरेज स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं वो यूज करेंगे v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को कब कहाँ यूज करना है, अगर डिस्टेंस सेम है, इफ डिस्टेंस इज सेम, अगर डिस्टेंस सेम होगी तो जो फॉर्मूला आप एवरेज स्पीड के लिए यूज करोगे वो ये वाला यूज करोगे। और अगर टाइम सेम हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से सी तक जाता है, पॉइंट ए से सी तक जाए, और बीच में एक पॉइंट हमने बना लिया बी। अगर मैं आपसे कहूं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों आपस में इक्वल हो, यहाँ पे स्पीड कह दूं v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है, तो इस कंडीशन में आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो ये वाला यूज करेंगे। और अगर मैं ये कहता कि ए बी और ए सी बी सी इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में इसको कब यूज करना है, जैसे मैं आपसे कहता कि सर ए से लेकर बी तक कोई ऑब्जेक्ट चला है v1 स्पीड से, और b से c तक गया है v2 स्पीड से, लेकिन ये भी 1 आवर के लिए चला और ये वाला भी 1 आवर के लिए चला, दोनों में टाइम सेम कर दिया जाए, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये। अब इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 20 लिख लें, 30 लिख लें, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी रखी जा सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर मैं कहूं सेम यही कहानी एवरेज वेलोसिटी के लिए भी होगी, अगर डिस्टेंस सेम है तो आप इसे रख लोगे, और अगर सॉरी डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों पार्ट सेम है, तो आप ये फॉर्मूला रखोगे, और अगर टाइम सेम होगा तो भी यही रख लेंगे। अब बेटा इसमें क्वेश्चंस कभी कभार क्या करते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, 2 की जगह पे 3 वेलोसिटी दे देते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा कॉमन सेंस यूज करना है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3 सेक्शन में दिया गया है, जो वेलोसिटी है दैट इज इन 3 सेक्शंस।
और आपसे कह दूं कि सर ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, सारे सेक्शंस आपस में क्या है, इक्वल है। और ये पार्ट चलता है V1 स्पीड पे, ये पार्ट चलता है V2 स्पीड पे, ये पार्ट चलता है V3 स्पीड पे। तो आपको वहां पे फॉर्मूला लगाना नहीं है, सिर्फ आपको इसी फॉर्मूले को बेसिकली एक्सपेंड करना है। जो एवरेज स्पीड के डिस्टेंस कॉमन का फॉर्मूला हमने पढ़ा 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, इसी सेक्शन को हमें थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है। अब क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 3 है तो यहाँ जो कांस्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा, 3। दो वेलोसिटीज थी तो दो का प्रोडक्ट था, यहाँ पे 3 वेलोसिटीज हैं तो प्रोडक्ट कितने का होगा, 3 का, v1 v2 v3। इसके साथ दोनों का सिंगल एक मल्टीपल लिखा गया था, जब कॉमन लोगे तो v1 v2 v3 तीनों आएगा, तो दो दो का एडिशन होगा। और कितने टोटल एडिशन होंगे, 3। पहला आप लोगे v1 इंटू v2, दूसरा लेंगे v2 इंटू v3, प्लस तीसरा लेंगे v3 इंटू v। क्लियर है? इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करोगे, इसे बार बार आपको वहां पेपर में डिराइव करने की जरूरत नहीं है, या फिर इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर सकते हो। अगर 4 होते तो यहाँ पे कांस्टेंट 4 आ जाता, यहाँ प्रोडक्ट जो होता वो 4 वेलोसिटीज का होगा, जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 3 3 का होगा, और टोटल कितने का एडिशन होगा, 4 का। ये तो सिंपल सा टर्म होगा, v1 v2 v3 एक बार में होंगे, फिर v2 v3 v1 एक बार में होंगे, या v4 एक बार में होंगे। इस तरीके से आप इसको एक्सपैंड करते जाओगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा, अब इंस्टेंटेनियस के टर्म को अभी छोड़ते हैं, इसको बाद में करेंगे। बेसिक से टर्म में आते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं तो आप कहते थे ना कि सर दो तरीके के होंगे, एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन और दूसरा निगेटिव। जो निगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। बेसिकली एक्सीलरेशन है क्या, स्पीड में जो चेंज होगा, मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकंड में जो स्पीड में चेंज आ रहा होगा, इसी को आप क्या कहते हो, एक्सीलरेशन। या सिंपल टर्म्स में आप कहते थे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। अगर आप स्ट्रेट लाइन के टर्म में चीजों को देख रहे हो तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपको यहां पे एक्सीलरेशन के सेंस में, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि हम जो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे वो कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा एकदम, जिसमें स्पीड भी सेम होगी, वेलोसिटी भी सेम होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, या सिंपल टर्म्स में कहूँ तो रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चंस होंगे। बहुत नॉर्मल कंडीशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिंपल वाले होंगे, जो आपने क्लास 9th के लेवल पे पढ़ा था। कुछ हद तक जो क्वेश्चंस हार्ड होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस के होंगे, तो वहां पे आपको क्वेश्चन पढ़ते समय आइडिया लग जाएगा कि ये इसमें क्या चीजें यूज करनी है, ठीक है ना। ये जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन। सिंपली आप कहते क्या थे इसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी को क्या कह दिया जाता है, एक्सीलरेशन। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो इसकी जो यूनिट होगी वो बेसिकली मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो इसमें जनरली अराइज होता है, दैट इज कि एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, तो सिंपल सी चीज है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वो वेक्टर सेक्शन में ही हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, अब इसका सिंपल सा एक रीजन है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में टर्म जो आता है वो क्या है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बेसिस पे सर्कुलर मोशन को पूछा जाता है कि सर्कुलर मोशन किस तरीके का मोशन है ना। ये स्केलर है या वेक्टर है, एक्सीलरेटेड मोशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो
कोई एक सर्कुलर मोशन है तो इस पर बेटा डायरेक्शन हर समय बदल रहा होगा, इस वजह से इस मोशन को आप क्या कहते हो, सर्कुलर मोशन। चाहे जहां भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे हर एक जगह पे इसका डायरेक्शन बदल रहा होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो सॉरी एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन होने के लिए ये जरूरी है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदले, स्पीड बदले, तो वो मोशन तब भी होगा एक्सिलरेटेड, लेकिन डायरेक्शन का रोल यहाँ पे होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो टर्म हमें पढ़ना था दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत डीप में जाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, इसलिए एक सिंपल टर्म्स में ही पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में जब आप बात करते हो तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा जो हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड जो हमने पढ़ा था 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस हमें पढ़नी होती हैं। इसी सेक्शन में आप बेटा जब सिंपल मोशन की बात कर रहे होगे तो ये इक्वेशन यूज करोगे। अगर मैं कहूं कि फ्री फॉल की कंडीशन हो तो a को रिप्लेस कर देते हैं g से और s को रिप्लेस कर देते हैं h से, इसके सिवाय और कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। यानी फ्री फॉल के लिए आप जो इक्वेशन लिखोगे दैट इज v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर हम इसी को सर्कुलर के सेक्शन में जाते हैं तो जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि सर जब आप सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो आपको एंगल से रिलेटेड चीजें होंगी, और एंगल से रिलेटेड चीजों का मतलब होगा कि सर हमें वहां पे चेंज करना होगा इस कॉन्सेप्ट को जो हम अभी तक पढ़ते आए डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप क्या पढ़ रहे होगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की जगह पे क्या पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। इन्हीं सेक्शंस को जब हम उसके लिए लिखते हैं इन इक्वेशंस को, तो v को यानी फाइनल वेलोसिटी को आप लिखते हो ओमेगा, इसे क्या कहा जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और u को हम लिखते हैं ओमेगा नॉट से, ये होती इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा का मतलब क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को भी हम एंगल में मेजर करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड जो चीज बनती है हमारी 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस हम बनाते हैं। अब इन तीनों सेक्शंस में सिंपल मोशंस के लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे, जनरल ग्रेविटेशन के लिए हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे, फ्री फॉल के लिए, और अगर सर्कुलर मोशन के आते हैं तो ये सेक्शन यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इसके एक क्वेश्चन अभी तक मैंने जो टोटल में देखा है लगभग 8 से 9 साल के पेपर्स में, वो केवल 1 से 2 क्वेश्चंस ही मैंने देखे हैं, उससे ज्यादा नहीं देखे। तो इस पे बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, इस पे हालांकि मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा इसके भी कि कैसे इसको हमें करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें हमें किन चीजों को याद रखना है, तो बेसिकली बेटा आपको इस पूरे चैप्टर में जो चीजें याद रखनी है वो यूनिट्स याद रखनी है हर एक चीज की, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले याद रखने हैं, और इक्वेशंस ऑफ मोशन याद रखनी है, बस। इतनी चीजें अगर आपको याद हैं तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत सी चीजें हम देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को, जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो कल देखेंगे, आज पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाई थी। तो
अब अगर हम बात करते हैं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ले लें कि कोई एक व्हील है और इस पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया P, और ये रोड पर रोटेट होती है, किसी एक रोड पर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन कितना डिस्टेंस कवर करेगी और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी? तो जनरली बच्चे इसका जो आंसर दे देते हैं वो दोनों के दोनों पाई आर दे देते हैं। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब पाई आर होता है। लेकिन थोड़ा सा सोचो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब आप इस सेक्शन में देखोगे तो बेटा होगा क्या कि ये पी पॉइंट हाफ रिवॉल्यूशन के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट आएगी वो ये वाला पाथ होगा। टोटली ये सेक्शन कितना होगा, 2r। अगर इसकी रेडियस हम मान लें r है तो टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2r, और यहाँ जो डिस्टेंस कवर होगी वो तो पाई आर ही होगी। तो डिस्टेंस का सेक्शन तो पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर इस सेक्शन को यूज करना है। अब इसमें r की वैल्यू दी गई होगी जिससे कि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर बहुत बेसिक में जाऊं भी कि इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हम रूट से बाहर r को निकाल लेंगे और हमारा जो आंसर आएगा दैट इज पाई स्क्वायर प्लस आर जो होगा वो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। पाई का स्क्वायर कर लीजिए और उसमें 4 को ऐड कर दीजिए, रूट लगा दीजिए, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना। बेसिक जो इसमें सेक्शंस हैं वो सिर्फ इतनी सी चीजें पढ़नी है मोशन के सेक्शन में, बेसिक स्ट्रेट लाइन के सेक्शन में। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेन मोशन वाली कहानी, तो पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं फिर उसमें जाते हैं जिससे कि टॉपिक वाइज क्लियर होता रहे। ठीक है ना। तो उसी पे उसे देख लेते हैं। ठीक है।